नमस्कार, बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। इमोशनल वेलनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करते-करते अब हम लोग काफ़ी आगे तक निकल आए हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम अपना संवाद ज़्यादा प्रभावशाली बनाएँ, कैसे हम अपनी बात अच्छे से कह पाएँ और अच्छे ढंग से किसी दूसरे की बात सुन भी पाएँ। कैसे अपनी ज़िंदगी में तनाव और क्रोध को कम कर पाएँ। कैसे अपने अंदर और अपने आसपास जो तकरार, जो मनमुटाव होता है, उसको कम कर पाएँ। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट की। हम सबकी ज़िंदगी में क्राइसिस आती है। इस वक़्त तो पूरी दुनिया में कोरोना नाम की क्राइसिस चल रही है। तो क्राइसिस को मैनेज कैसे करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी की वॉलंटियर काउंसलर निहारिका। तो निहारिका जी, जैसे मैं अभी कह रही थी कि कोरोना एक बहुत अ, बड़ी क्राइसिस और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ फ्रॉम अ काउंसलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्राइसिस को आप कैसे डिफाइन करती हैं? क्या होती है क्राइसिस? क्राइसिस ये होता है जब एकदम से अचानक से बिल्कुल बिना कोई प्रिपरेशन के आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए। और ये चेंज आ सकता है किसी भी कारण से। एक इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने का, वो ये है कि समझ नहीं आ रहा, घबराहट हो जाती है, तो वो क्राइसिस हो गया है, क्योंकि अचानक से कुछ मैं महसूस कर रही हूँ जो शायद मैंने प्रिपेयर नहीं थी मैं इसके लिए बिल्कुल भी। तो उसको हम क्राइसिस कहते हैं, जब एकदम से कोई चीज हो जाए। और उससे ये होता है, जो बहुत सबसे बड़ी बात होती है, कि हम ऐसा कुछ महसूस करने लग जाते हैं जो हमारे लिए डिफरेंट भी है, नया भी है। लोग कहेंगे कि ये तो एक प्रॉब्लम भी हो सकती है और कई बार एक छोटी-सी प्रॉब्लम को लोग अपनी ज़िंदगी में क्राइसिस भी मान लेते हैं। तो हाँ, अगर आप किसी को समझाना चाहें कि एक प्रॉब्लम और एक क्राइसिस में क्या फ़र्क होता है? हाँ। ये प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो दृष्टिकोण का फर्क है। अगर मुझे ये लगे कि ये मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा, एकदम जैसे हिंदी का मुहावरा है कि हाथ पैर फूल गए मेरे, एकदम मैं बैठ गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ ही नहीं सक रही, समझ ही नहीं पा रही कि क्या करूं इसके लिए, तो वो क्राइसिस है। तो फर्क इसमें सिचुएशन का इतना नहीं है, मेरे दृष्टिकोण का है। मेरा जो दृष्टिकोण है, जो सिचुएशन को देख रहा है, वो इस तरीके से देख रहा है कि मेरे को अंदर इतनी घबराहट हो गई है, इतना अनईजी फील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं ये हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी। तो वो मेरे लिए फिर अब ये क्राइसिस बन गया है। फिर वो एक प्रॉब्लम नहीं रह गई, क्राइसिस हो गई हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। किस-किस तरह की क्राइसिस एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आती है? एक तो होता है नेचुरल लेवल पे हम देखते हैं, तो जिसको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं, वो ये भी एक क्राइसिस है, जैसे बाढ़ आ जाना, आग जी। लग जाना एकदम। अपने रिश्तों में हम जब देखते हैं, तो उनमें भी हमारे क्राइसिस होते हैं, जैसे एकदम से पार्टनर का बोल देना शादी में कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो वो एकदम से इतना बड़ा शॉक हो जाता है। या किसी का रिश्ते में बहुत वायलेंट हो जाना और रख के थप्पड़ लगा देना, तो वो फीलिंग कि मुझे किसी ने थप्पड़ लगा दिया, वो भी एक क्राइसिस हो सकता है। या ऐसा लगना कि जो मेरा बेटा है वो कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, उसको ये लग रहा है कि मुझे स्कूल में बुली करते हैं, और वो बच्चे के लिए क्राइसिस हो जाना कि मैं स्कूल जा ही नहीं सकता अब इस टाइम पे। सही। तो ये जो है, ये अलग-अलग तरीके के क्राइसिस है। मेडिकल क्राइसिस भी होते हैं, जब पता लग जाए कि एकदम कि आपको कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई है, डायग्नोज हो गए हैं आप, ऐसे कुछ जो एकदम से आपकी जान ले सकता है, ऐसी कोई बीमारी हो गई है, तो वो भी एक क्राइसिस है। अलग-अलग तरह के क्राइसिस होते हैं। जब हम क्राइसिस ऐसी चीज़ है जो हम कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते, और हम सबको कोई ना कोई क्राइसिस अपनी ज़िंदगी में डील करना ही पड़ता है। जैसे बड़ा होना, एक टीनेजर जब बनता है बच्चा, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन हो सकता है कि ये सब कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस सब से क्या करूँ मैं? पर मेन चीज़ जो फ़ोकस करने की है कि मैं महसूस क्या कर रहा हूँ इसमें। फ़ोकस इस पे होना चाहिए कि जो महसूस करता है इंसान उस समय पे, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सोचने अच्छा। सोचने की, समझने की जो क्षमता है, वो एकदम कम हो जाती है। तो छोटे-छोटे डिसीज़न्स भी आप नहीं बना पाते। आप ये भी नहीं बता पाते, जैसे
फॉर एग्जाम्पल रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो जो एक्सीडेंट में लोग होते हैं उनकी अगर आप कभी बॉडी लैंग्वेज देखें या कभी एक्सप्रेशन देखें, तो वो एकदम से ऐसे होते हैं जैसे फ्रीज हो गए हैं, है ना? एकदम बौखलाए से हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, है ना? पैनिक हो जाता है। ये सब क्राइसिस के हमारे जो है वो एक तरह से रिस्पॉन्स हो जाते हैं। तो जी। ये उस समय और उस समय जब क्राइसिस होता है तो एक डिसीजन बनाना और बहुत जल्दी डिसीजन बनाना भी कई बार जरूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पता लगता है एक लड़की को कि वो प्रेग्नेंट है और वो अनमैरिड है, तो उसके पास टाइम नहीं है ज्यादा सोचने का कि मैं क्या करना क्या चाहती हूँ। करें? जी। तो टाइम कम है, सोचने की क्षमता बिल्कुल मेरी खत्म होती जा रही है, और उससे बढ़कर मुझे ऐसा कोई डिसीजन बनाना है जिसका कॉन्सिक्वेंस मुझे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो उसमें एक फीलिंग जो आती है हेल्पलेसनेस की, ऐसे लग रहा है कि क्या करूं, समझ ही नहीं आ रही है इस टाइम पे क्या करूं। तो अब जैसे हमने अलग-अलग तरह की क्राइसिस समझी निहारिका जी, वो ये हो सकती है कि अचानक भूकंप आया और मेरे पास जो कुछ था वो खत्म हो गया, या फिर एक रिलेशनशिप में एक ऐसी दरार पड़ी कि वो टूट गया। सपोज अगर मैं एक व्यक्ति हूं, तो क्या मेरी रिस्पॉन्स मेरी जिंदगी में आने वाली अलग-अलग क्राइसिस के लिए अलग-अलग होगी, या मेरी रिस्पॉन्स हर क्राइसिस में एक जैसी होगी? सो रिचा, हमारी जिंदगी में हमारी क्षमता सिचुएशन में डील करने की बदलती रहती है। अच्छा। सब अपनी लाइफ में देखेंगे तो कभी करेंगे यार 2 साल पहले तो मैं ये हैंडल कर सकती थी, अब नहीं कर पा रही। तो वो क्षमता भी हमारी बदलती रहती है, सेम नहीं रहती। कई बार बड़े से बड़े क्राइसिस हैं हम हैंडल कर पाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों के घर पे जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, और वो उसको लोग फोन करके बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, ऐसी बात है, कोई दिल की बात है, वो सबसे पहले उसको फोन करते हैं। पर जब उसके घर में पता लगा उसको कि उसका बेटा नशा करता है, तो उसको लगता है ये तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हमारी क्षमता जो है बदलती रहती है, और हमारा समझने का, उस समय डील करने का जो प्रोसेस होता है वो भी बदलता रहता है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैं क्राइसिस को देखती हूँ शायद दूसरा नहीं देखता, उसको तो ये छोटी सी बात लगे। फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, वो चाहती है उसके बेटे के 90% आ गए, तो वो उसके लिए क्राइसिस है, क्योंकि वो चाहती थी उसके बेटे को तो टॉप करना था। और एक दूसरी माँ है, उसको ये लगेगा कि मेरा बच्चा पास हो जाए तो ठीक है, और वो फेल हो जाएगा तो वो उसके लिए क्राइसिस है। तो हम सबका दृष्टिकोण क्राइसिस जो हमारी लाइफ में है वो अलग अलग होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपसे कोई अपने क्राइसिस की बात करे, तो उसको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो कोई बात नहीं है फिक्र करने की, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप उसको बोलने का जो है परमिशन नहीं दे रहे। तो वैसे ही उसको इतना मुश्किल लग रहा है शायद अपनी बात करने के लिए, उसमें अगर हम अपने नजरिए से क्राइसिस देखने लग जाएंगे तो वो इंसान बात ही नहीं कर पाएगा। सही कह रही हैं। हाँ, मतलब किसी को अगर लगता है कि ठीक है पैसे का थोड़ा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, और हो सकता हाँ है उस बिल्कुल। व्यक्ति के लिए वो पैसों का नुकसान बहुत बड़ा हो। तो निहारिका जी, जब इस तरह की क्राइसिस आती हैं, व्हाट आर द टिपिकल टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ पीपल? क्योंकि ये मैं उस नजरिए से आपसे पूछ रही हूँ कि लोग गिव अप कर देते हैं जैसे कई बार, या हिम्मत हार जाते हैं, तो उस दृष्टि से किस किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखती हैं? क्राइसिस में मोस्ट पीपल ये फील करते हैं कि ये मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो रिस्पॉन्स ये होता है कि एकदम से जैसे नम हो जाना, और ऐसे हो जाना कि जम गया हूं मैं, हिल नहीं सकता बिल्कुल, या घबराहट होनी, इतनी ज्यादा घबराहट होनी कि ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन बंद नहीं हो रही, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, छोटी छोटी चीजों के भी जवाब नहीं आ रहे, जैसे चाबी कहाँ रखी है, फोन किसको करूं मैं, उसका नंबर कहाँ है, तो ये भी बार बार सोच के जवाब आता है, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं करती हूँ। और एकदम से उस समय शर्म शर्म भी एक चीज है जो बहुत महसूस कर सकते हैं हम, कि पता लगा मेरा बेटा नशा करता है और घर से भाग गया। अब ये मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं किसी को बता क्या नहीं बोलूं सकते। इसके बारे में, बता नहीं पा रही। अच्छा, इसलिए इन्फॉर्मेशन भी शायद मैं पूरी नहीं दे पाऊंगी, ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगी कि पता ना लगे कि वो नशा कर रहा है, ये बोलूंगी घर से भाग गया।
है ना? तो उसमें भी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नहीं हो रही। स्टेट ऑफ पैनिक हो जाता है, एकदम पैनिक। कई लोग हैं जो बहुत बोलने लग जाते हैं, कई लोग हैं जो बिल्कुल विथड्रॉ करके चुप होके बैठ जाते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें लोग फिर जिनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आ जाए, वो क्या करें? और उनके आस-पास के लोगों को क्या करना चाहिए? अगर मैं क्राइसिस महसूस कर रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि ये हैंडल नहीं हो रहा और इट्स ओके बिकॉज़ हमारे साथ सबके साथ कई बार हमारी सबकी क्षमता टूट जाती है और ऐसा लगता है कि ये हैंडल नहीं हो पा रहा और वो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो अपने आप को ये परमिशन दीजिए, ये एक्सेप्ट करिए कि ये मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। दूसरा कि अपने लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ढूँढिए, क्योंकि अकेले नहीं हम कोई भी चीज़ से डील नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई इंसान ढूँढिए जो आपको लगता है कि आपकी बात सुन सकता है, उसको शायद एक तरह से कॉन्फिडेंशियल भी रख सकता है या कोई संस्था उस समय कोई संस्था को रीच आउट करिए, जो आपको लगे उस समय कि ये संस्था है जिसको मैं फ़ोन करूँगी, तो शायद इस तरह की मदद वो मुझे कर पाए। और अगर मैं वो इंसान हूँ जिसको मुझे किसी ने फ़ोन किया है या किसी ने रीच आउट किया है पूछने के लिए कि ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैं क्या करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ोन आया है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है और मैं बाथरूम में बंद हूँ और वो बाहर खड़ा है और मैं फ़ोन पे हूँ और ये इंसान मुझे कह रहा है कि मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो ऐसा न्यूज़ सुन के घबराहट हो जाएगी मुझे, जो जिसने मुझे फ़ोन किया है उसके इमोशंस एकदम मेरे अंदर घुस जाएँगे। तो ये जी। कॉन्शियस रहिए कि मेरे को काम रहना है, मुझे कूल डाउन होना है, क्योंकि अगर मैं कूल डाउन नहीं हुई, तो इस इंसान की मदद नहीं कर पाऊँगी। नहीं कर और पाएँगे। तो कूल डाउन अपने आप को करिए, एक ग्लास का पानी पीजिए, अपने आप को बोलिए कि बिल्कुल ठीक है, मैं कर सकती हूँ ये और मैं करना चाहती हूँ इस पर्सन की हेल्प, तो सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन करिए। दूसरा सुनिए, ध्यान से सुनिए कि वो बंदा क्या बोल रहा है और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए क्योंकि अभी ये टाइम की बात है। वो बाथरूम में तो सारा टाइम बंद नहीं रह सकती, मालूम नहीं वो अगली बार क्या कर दे, है ना? जी। या किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ोन कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ अकेले रोड के बीच में। तो या फ़ोन आ गया है कि मैं मरना चाहती हूँ और मुझे ऐसे जीने का दिल नहीं कर रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए एकदम से, तो उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज़ कि वो बंदा सेफ है या नहीं है। अनसेफ सिचुएशन में है तो पहले ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सेफ हो जाइए। सबसे पहले सेफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कम टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकती हूँ, कोई संस्था को फ़ोन कर सकती हूँ, अपने लिए कोई सपोर्ट ढूँढ सकती हूँ, घर के लोगों को बता सकती हूँ कि ऐसा हो गया है, तो इकट्ठे मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक तरह से वो रिसोर्स और एक सपोर्ट अपने लिए गैदर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, ये भी जानना कि मैं कितना हेल्प कर सकती हूँ, कितना नहीं। पहले मैं बहुत बोल दूँ कि सब कुछ सँभाल लूँगी और बाद में नहीं सँभाल पाई। तो ये सोचना कि आपके और कौन लोग हैं? आपके परिवार में कौन है? उनके फ़ोन नंबर लेना, उनको फ़ोन करना, क्योंकि एक इंसान कभी भी एक क्राइसिस से डील नहीं कर सकता, है ना? इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऋचा होता है जब किसी के घर में डेथ होती है। तो हमारा जो समाज है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ही न्यूज़ आती है कि किसी पर्सन की डेथ हुई है फैमिली में, आप देखेंगे कि पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। कोई किचन सँभालने लग जाता है, कोई जी। एकदम रिश्तेदारों को फ़ोन करने लग जाता है, कोई उसको पूछता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, उसके खाने का ध्यान रखने लग जाता है। ये भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट है ना? जो हमारी सोसाइटी सँभालने लग जाती है। पर जब कभी हम निजी बातों की बात होती है, तो शायद हम झिझकते हैं उस तरह की सपोर्ट देने में कि हस्बैंड घर में मार रहा है और इतना मार रहा है कि शायद अस्पताल पहुँचना पड़े, पर वो भी शायद मैं छुपा रही हूँ, है छुपा ना? रहे हैं। हुँ। और मैं सुन रही हूँ, मैं नेबर हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है, पर मैं जाके पूछने में झिझकूँगी, क्या हुआ? कि किसी का तो पर्सनल मैटर है, मैं क्यों उसमें पढूँ, ये तो सोचकर। मैं ये कहूँगी झिझकिए मत, आप किसी की लाइफ़ शायद बचा पाएँगे। तो अगर अपने आस-पास कहीं मदद ना मिले और क्राइसिस है, तो क्या करें लोग? मदद नहीं है, आस-पास तो संस्थाएँ हैं,
उनको रीच आउट करिए। एक है काउंसलिंग, एक जगह है जहाँ आप लोग आ सकते हैं, जहाँ बैठ के काउंसलर के साथ एक तरह से अपनी बात कर सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि मालूम है कि वो बात आगे नहीं जाएगी। दूसरा, उसके काउंसलर के साथ बैठ के एक प्लान बना सकते हैं कि मैं क्या करूं। अपना पूरा एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्लान बन जाता है कि मेरा बेटा नशा करता है, वो पैसे लेके भाग गया है घर से, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे डर भी लगता है, वो मेरे से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल को मुझे मार ही ना डाले। तो काउंसलर के साथ आप बैठ के एक प्लान बना सकते हैं कि क्या इस सिचुएशन में वो कर सकते हैं। आगे आपको रेफरल मिल सकते हैं। काउंसलर जो है आपको हेल्प भी करते हैं रेफरल्स इकट्ठा करने में, कि ये वाली संस्था है, ये वाली मदद देती है, जो कि लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसी संस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं। तो उस तरीके का आपको एक मदद मिल जाती है। कोरोना एक क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, जैसे सारे इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, एकदम से हमारी लाइफ अचानक से बदल गई सबकी। एक दिन सुबह उठे, पता लगा लॉकडाउन हो गया है, तो हम घर पे बैठ गए सारे। तो कई लोगों के लिए ये क्राइसिस का सिचुएशन बन गया। कैसे बन गया कि कई लोग घर में बिल्कुल अकेले हैं, फैमिली से दूर बैठे हुए हैं, शायद काम करने के लिए आए हैं और एकदम से ये सुने और घर पे बैठ गए, तो बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। एकदम से ऐसा महसूस करने लग गए कि अ, आगे क्या होगा? घबराहट होने लग गई कि कभी खत्म भी होगा कि नहीं होगा। घबराहट इस तरह की भी होने लग गई कि अगर मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा तो क्या होगा? और फिर हमने स्टोरीज़ सुनने लग गए कि कोई जो लोग पॉजिटिव है उनके साथ ये हो गया, वो हो गया। तो उससे हमारी घबराहट और क्राइसिस बढ़ता रहा। तो ये एक क्राइसिस सिचुएशन हो गई है। तो उस समय अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रूटीन नहीं रखेंगे, तो हमारी जो दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है और जो जो मानसिक लेवल पे ये सारा महसूस कर रहे हैं हम, ये बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से रूटीन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं यही एक्चुअली समझना भी चाह रही थी कि इस वक्त देश भर में या कह सकते हैं दुनिया भर में जो काउंसलर्स हैं, जो इमोशनल वेलनेस पर, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इस क्राइसिस मैनेजमेंट में? कोरोना में तो बहुत बड़ा रोल है ही, मेंटल प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल है, सपोर्ट देने का इस टाइम पे। पर सिर्फ इसको लेकर नहीं, कोई भी क्राइसिस हो, तो उसमें एक तो क्विक होना और इंटरवेंशन एकदम से प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस समय जो इंसान है, एक तो उसको ये फ़ील हो रहा है वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो एक रीअश्योरेंस, एक सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं न कहीं हिम्मत मिलती है और जो भी हमको डर होता है, वो सब डील करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि आपका टाइम फ्रेम बहुत कम है ना? तो उस टाइम फ्रेम में ही हमने कुछ ना कुछ करना है। तो एक काउंसलर आपको हेल्प कर सकता है फ़ोकस करने के लिए कि टाइम फ्रेम बहुत कम है, बच्चा घर से गायब है, तो उसको ढूँढना है हमने। तो उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, वो उस तरह से फ़ोकस्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लास्ट टाइम कभी ऐसा हुआ था, पहले भी गया बच्चा घर से, क्यों घर छोड़ के गया? उसके दोस्तों का क्या नंबर है? चलो लिस्ट बनाते हैं। तो एक इंटरवेंशन और एक एक जो काम जल्दी करने की ज़रूरत है उस टाइम पे, उस पे एक हेल्प मिल जाता है। थर्ड थिंग कि अगर इस समय हम कोई भी डिसीज़न लेंगे, वो लाइफ लॉन्ग उसका हमको एक तरह से उससे डील करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो लड़की है, वो अबॉर्शन के बारे में सोच रही है, जो प्रेग्नेंट हो गई है शादी से पहले। अबॉर्शन करे या ना करे, अब ये डिसीज़न जो है उसको लाइफ लॉन्ग जो उससे असर डालेगा। फीलिंग्स आएँगी, वो असर डालेगा। तो ये सारे चीज़ों में काउंसलर हेल्प करता है कि चलो देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे आपके लिए, अगर आप अबॉर्शन कराती हैं। नहीं कराती हैं तो देखते हैं फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो एक आपको जगह मिल जाती है उसके बारे में बात करने के लिए और वो डिसीज़न आप बनाते हैं जो आप चाहते हैं। आप पे फ़ोर्स नहीं होता
और कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के आप वो डिसीजन बना रहे हैं, तो उसको झेलने की हिम्मत भी आ जाती है। जितने भी लोग हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं और किसी भी तरह की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, चाहे किसी नेचुरल डिजास्टर में अपना बहुत कुछ खो चुके हों, या किसी एक्सीडेंट में, या नौकरी चली गई हो, या घर में रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हो, चाहे वो माँ बेटे के बीच हो, माँ बच्चों के बीच, या हस्बैंड वाइफ के बीच, आप क्राइसिस से गुजर रहे किसी भी व्यक्ति को एज अ काउंसलर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्राइसिस एक बहुत नेचुरल पार्ट है, जो आएगा ही आएगा। हाँ, और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हर चीज से डील करने की क्षमता हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करिए कि ये शायद मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, और उसके लिए अपने लिए एक तरह से हेल्प ढूंढिए। हेल्प मांगना का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या हम स्ट्रांग नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर करेज है, इसीलिए हम बाहर आए हैं और एक तरह से हेल्प मांग रहे हैं। बहुत करेज चाहिए किसी से ये बोलना कि मेरे से ये हैंडल नहीं होता। जो चीज़ें तंग कर रही हैं या मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्पलेस फील करा रही हैं, उसके बाद बारे में बात करने में बहुत करेज की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हर क्राइसिस बुरा ही होता है। कई बार क्राइसिस हमारी लाइफ में आता है और एकदम से हमको ऐसा लगता है कि हमको इसने एकदम से बदल दिया, और शायद अच्छे के लिए बदल दिया। पति को गुस्सा आया और उसने घर से निकाल दिया एकदम। मैं रोड पे खड़ी हूँ 2 छोटे बच्चे लेकर, उस समय बहुत क्राइसिस सिचुएशन है, पर मैं उस मुकाम पे आ गई हूँ जहाँ मुझे एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और शायद वो डिसीजन मेरे लिए सही भी होगा। तो जब हम डिसीजंस नहीं लेना चाह रहे लाइफ में, तो क्राइसिस हमको एक तरह से हेल्प करती है वो डिसीजंस लेने में, जो हम छुपा रहे हैं, जो हम एक तरह से झिझक रहे हैं और उसको अवॉइड कर रहे हैं, और हम सब करते हैं अपनी लाइफ में। तो एक क्राइसिस एक झटका है जो हमको फोर्स कर रहा है कि अब तो आपको या तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो निहारिका जी, मुझे ये समझ आया आपसे बात करके कि क्राइसिस को हमें एक तो पहले तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिंदगी में ये आई है क्राइसिस, और हिम्मत के साथ या तो खुद उसका सामना कर पाएं, और लग रहा है कि नहीं कर पाए तो उसमें कोई शर्म नहीं है, अपने आसपास लोगों से बात करें, और अगर कोई ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा कर सकते हैं तो काउंसलिंग के लिए चले जाएं। उसमें भी कोई झिझक या हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरा हमारी मदद कर सकता है उस क्राइसिस से डील करने के लिए। और इसी बातचीत को हम आगे अपने एपिसोड में बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्राइसिस बहुत सारे घरों में आती है जब आपके घर में कोई एक व्यक्ति, आपका या परिवार का कोई, या कॉलीग या दोस्त अगर नशे का शिकार हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। उससे निपटने के तरीके, उससे कैसे डील किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन आज क्राइसिस मैनेजमेंट पर इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका जी।